हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग इन वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। हम लोगों ने पहले पार्ट पढ़ लिया था एक इट के प्रयोग में, उसी के क्रम में ये सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। और आई होप पहला पार्ट आपने देखा होगा। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो पहला पार्ट देखें और ये पार्ट देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देख सामने लिखा है ना, इट का प्रयोग प्रॉपर नाउन के लिए भी किया जाता है ना। अब ऐसा नहीं कि इट का प्रयोग प्रॉपर नाउन के लिए नहीं किया जा सकता है, इट का प्रयोग प्रॉपर नाउन के लिए भी हो सकता है। प्रॉपर नाउन का मतलब पर्टिकुलर किसी का अगर नाम हो, विशेष नाम होता है तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, विशेष नाम दिया जाए, है ना, ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया यह राहुल है, यह राहुल है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज राहुल, ये भी सही है। इट इज राहुल, ये भी सही है। मतलब दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर और इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दो के दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम सेंटेंस अगला है, यह संदीप है, दिस इज संदीप, इट इज संदीप। बोथ सेंटेंसेस आर राइट। उसके बाद में एक और अगला रूल है, इट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, बहुत देखा भी होगा, बहुत लोगों ने हो सकता है आप लोगों से पूछा भी होगा, भाई सेंटेंस अच्छा ट्रांसलेट करो, मैं हूँ, कैसे बनेगा। तो बहुत से लोग, जैसे यहाँ सामने लिखा भी, बहुत से लोग कहते हैं जिन्हें पता नहीं होता है। आई होप आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो फिर आप समझ लिए। जैसे कोई कहे मैं हूँ तो आई एम, ये क्या हो जाएगा, गलत है। अगर कोई ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, इसका राइट क्या होना चाहिए, इट इज आई, इट इज आई। बहुत से लोग जल्दी जल्दी में बोल देते हैं इट इज मी, तो वो भी क्या है, गलत है। क्योंकि इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस है, यानी कि एक कर्ता आता है, एक ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। तो मी हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, आई हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में है। इसी प्रकार का एग्जाम्पल है वह था, वह था या वह ही था। ये दोनों सेंटेंस एक तरह से ही ट्रांसलेट होंगे। अगर इसके लिए कोई कह रहा है ही वाज, तो ये क्या है, गलत है। होना क्या चाहिए, इट वाज ही, इट वाज ही। इट है, इट के बाद में एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, देख सकते हैं आप लोग। इट के बाद में इज, अगर प्रेजेंट में है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर पास्ट में है तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, अपना एक सब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया है, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला रूल बहुत अच्छा है। यदि यदि हमारा जो सेंटेंस है परफेक्ट टेंस में हो, परफेक्ट टेंस की पहचान तो आप लोग जान ही रहे होंगे, अगर नहीं जा रहे हैं तो मैं एक बार फिर से बता। यदि हमारा सेंटेंस परफेक्ट टेंस का मतलब जिन वाक्यों के अंत में चुका चुके चुके हैं ये आता है, या किसी स्वर या व्यंजन से समाप्त होता है और बाद में क्या आता है, जैसे कभी ला है, ए है, ये है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं ना। तो ये कह रहा है कि यदि हमारा सेंटेंस किस टेंस में हो, परफेक्ट टेंस में हो, किस में हो, परफेक्ट टेंस में हो, और वाक्य जो समाप्त हो वो कुछ ऐसे शब्दों से समाप्त हो रहा हो, जैसे समय कोई दिया होगा, समय के बाद में क्या दिया होगा, हो गया है, हो चुका है, हो गए हैं। अगर पास्ट में होगा तो क्या दिया होगा, हो गया था। पास्ट में अगर होगा तो क्या होगा, हो गया था, हो चुके थे। इस तरह के शब्दों से यदि समाप्त होता है तो हम लोग सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। क्योंकि समय की बात हो रही है ना, समय की बात है तो इट का प्रयोग करना ही करना है। उसके बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, हैज़ बीन। भले ही वहाँ पे हमारा देखने में ऐसा लग रहा हो कि ये परफेक्ट में है, हैज़ है ही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हैज़ बीन का प्रयोग होगा और उसके बाद में समय। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यदि वही पास्ट में है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो क्या होगा, इट हैड बीन, उसके बाद में हमारा समय होगा। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ज़रा देख लीजिए। कह रहा मुझे मिले हुए 5 महीने हुए हैं,
मुझे मिले हुए 5 महीने हुए हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा, हुए हैं, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर हुए हैं कि जस्ट पहले हमारा क्या है, 5 महीने मतलब समय है ना, 5 महीने समय है, इसलिए जब भी इसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग करेंगे इट से। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इट लिखना है। हैज बीन, ऊपर फार्मूला देखा ना आपने, इट हैज बीन, उसके बाद में क्या लिखना है, समय। इट हैज बीन 5 months टू मी, मुझे, और फिर मिले हुए हैविंग मेट, हैविंग मेट, ओके। इट हैज बीन 5 months टू मी टू हैविंग मेट, ओके। एक अगला सेंटेंस भी हम लोग देख लेते हैं। उसे कई दिन हो चुके थे, हमने एक एग्जांपल पास्ट का ले लिया। उसे कई दिन हो चुके थे, कई दिन समय है, उसके बाद क्या आया, हो चुके थे, चुका था, चुकी थी, यानी कि परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट हैड बीन, इट हैड बीन, और फिर समय क्या है, मेनी डेज। इसके बाद में अपना जो भी होगा उसे मिले हुए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सॉरी, थोड़ा यहाँ पे छूट गया है, इट हैज़ बीन मेनी डेज, और टू हिम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हिम, यहाँ पर हो जाएगा टू हिम, ओके। वो बाय मिस्टेक छूट गया है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला रूल एक है अपना, बहुत अच्छा रूल है, ऐसे वाक्य जिनमें कोई सुटेबल कर्ता ना हो। बहुत से ऐसे सेंटेंस देखे होंगे जहाँ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि इसमें कर्ता क्या होगा, यानी कि जहाँ पर कोई भी सुटेबल, सुचारू रूप से कोई कर्ता नहीं होगा, ऐसे सेंटेंसेस को भी हम लोग इट से ही ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, उसमें कह रहा है अब कुछ कहना मुश्किल है। क्या कह रहा है, अब कुछ कहना मुश्किल है। यहाँ पे कर्ता किसको बनाना है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुश्किल अपना एडजेक्टिव है ना, ये कर्ता हो नहीं सकता। कहना अपनी क्रिया है, ये कर्ता हो नहीं सकता। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग 2 तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक तो इट से कर सकते हैं, जैसा कि रूल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग नाउ समय हो गया इसको, और फिर इट इज डिफ़िकल्ट टू से समथिंग, इट इज डिफ़िकल्ट टू से समथिंग, क्लियर है ना। अगला सेंटेंस है, जैसे बोल दिया यहाँ ठहरना कठिन है, यहाँ ठहरना कठिन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज हार्ड टू स्टे हेयर, इट इज हार्ड टू स्टे हेयर, ओके। इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं जरा वो भी समझ लीजिए। अगर इसको कभी भी हम लोग दूसरे तरीके से ट्रांसलेट करेंगे तो इसको हम लोग, जो क्रिया है ना, इसको हम लोग कर्ता बनाएंगे, और कर्ता बनाने के लिए तुम्हें 2 काम करने चाहिए, या तो क्रिया में आईएनजी लगाओ, उसे कर्ता के रूप में यूज कर लो, या तो उस क्रिया के पहले टू लगा सकते हैं, तब भी वो इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके, अब तब ये क्रिया हमारी एक नाउन की तरह बिहेव करने लगती है। क्या बन जाती है, एक नाउन की तरह व्यवहार करने लगती है, ठीक है ना। जरा देखिए, अगर इसे दूसरे तरीके से बनाना होता, यहाँ ठहरना कठिन है, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो एक तो ऐसे बना, टू स्टे हेयर इज, फिर डिफिकल्ट, टू स्टे हेयर इज डिफिकल्ट या हार्ड, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से सही है, ऐसा नहीं कि केवल इट से ही बनेगा, इसको हम लोग इन्फिनेटिव या जीरेंड का प्रयोग भी करके बना सकते हैं। जीरेंड का प्रयोग कैसे करेंगे, स्टेइंग हियर, टू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्टेइंग हियर, और फिर इज, और फिर क्या हो जाएगा, मुश्किल के लिए हार्ड, ठीक है। तो स्टेइंग हियर इज हार्ड। आई होप समझ आया होगा हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अगले रूल्स पे हम लोग चलते हैं। अगला रूल्स कह रहा है, क्या कह रहा है अगला नियम, यदि वाक्य में कोई समय दिया हो, क्या दिया हो, यदि वाक्य में एक समय हो और समय के जस्ट बाद लगना जैसे शब्दों का
प्रयोग हो और वहीं से वो वाक्य तुम्हारा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ये जो वर्ड है लगना, इसके लिए हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे, टेक का प्रयोग करेंगे अगर प्रेजेंट में है, ठीक है, टेक या टेक्स का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट में है तो हम लोग टुक यानी कि उसके सेकंड का फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन वाक्य को शुरू किससे करेंगे, क्योंकि समय की बात हो रही है ना, इट से ही शुरू करेंगे। एक एग्जाम्पल नीचे इसका मैंने नीचे फार्मूला भी लिख के रखा है, ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, इट होगा। बहुत से वाक्यों में सहायक क्रिया का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो टेंस के अनुसार हम लोग सहायक क्रिया प्रयोग कर लेंगे अगर आवश्यक है तो। अब मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके साधारण वाक्यों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इस वाले को हम लोग इग्नोर कर लेंगे। लेकिन अगर वही तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहुंच जाए, ठीक है, तो वहाँ तो हम लोग विल या शैल का प्रयोग करते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग विल का प्रयोग कर लेंगे। ओके, उसके बाद में टेक की कौन सी फॉर्म लगानी है, वो टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टेंस में वो बात कर रहा है। सपोज दैट अगर पास्ट इंडेफिनिट में बात कर रहा है तो हम लोग टेक के सेकंड फॉर्म लगाएंगे, टुक लगाएंगे, राइट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इट के साथ टेक्स लगाएंगे, राइट। यही मेरा कहने का तात्पर्य था कि टेंस की फॉर्म, टेंस के अनुसार टुक टेक की हम लोग फॉर्म लगाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दे, 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट समय हो गया, 2 मिनट क्या हो गया, समय हो गया। उसके बाद लगना, लगना, लगना से ही बना है लगते हैं। किस टेंस में बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है, तो हमने क्या बनाया, इट टेक्स 2 मिनट्स, इट टेक्स 2 मिनट्स, ठीक है। एक लास्ट वाला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, खाना पकाने में 5 घंटे लगे, ठीक है ना। लगे तो, लेकिन किस में लगे, खाना पकाने में। इसमें सेंटेंस और चाहो जितने चाहोगे बढ़ाते जा सकते हो, सेंटेंस बड़ा होता चला जाएगा। मुझे खाना पकाने में 5 घंटे लगे, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। मुझे रसोई में खाना पकाने में 5 घंटे लगे। जितने चाहोगे सेंटेंस बड़े होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मेन तुम्हारा क्या है, ये बनेगा इट से, क्योंकि यहाँ पर समय की बात हो रही है, समय के बाद में जस्ट बाद में लगना जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो क्या यहाँ पर लगे मतलब कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें पता है क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखा, इट। टेक की सेकेंड फॉर्म क्या लगा ली, टुक, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपना कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है साधारण वाक्यों में, राइट। तो हमने क्या किया, इट टुक 5 आवर्स, 5 आवर्स। फिर क्या करने में, टू कुक फूड, टू कुक फूड, खाना पकाने में। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, एक मैं सेंटेंस छोड़ रहा हूँ, मुझे तैयार होने में 1 घंटा लगेगा। ये सेंटेंस आप लोगों के लिए है और आप लोग इसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे आशा है इतना समझाने के बाद में, इतना आप लोगों को बताने के बाद में आप लोग इस सेंटेंस को ज़रूर ट्रांसलेट कर लोगे। और इसके साथ साथ मैं आशा ये भी करता हूँ कि मैंने जो भी मेहनत की आप लोगों के लिए, मेरी मेहनत सफल होगी, आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा। और फिर भी इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये मेरा नया चैनल है, इसे थोड़ा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी करें। एटलीस्ट मुझे ये तो पता चलेगा कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ वो दिशा सही है या नहीं है। और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले ही ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।